दोस्तों, आज जो हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। हर सिस्टम में मैंने कहा एक स्पेसिफिक प्रोसेस हो रहा होता है। जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा था, लिवर का हमने पढ़ा, उसी तरह अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी एक प्रोसेस है जिसे एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। ये वो प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट मटेरियल हमारे ब्लड में जमा होता है, किडनीज और भी स्ट्रक्चर हैं जो कि इसको ब्लड को फिल्टर करके उस वेस्ट को निकाल के बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं, और ये प्रोसेस जिस सिस्टम में हो रहा होता है उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम देते हैं। अब जो हम सिस्टम पढ़ रहे हैं वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और इसमें कौन सा प्रोसेस हो रहा होता है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है। एक्सक्रीशन का प्रोसेस हो रहा होता है। देखिए, एक्सक्रीशन को समझने के लिए एक सिंपल सा मिसाल से इसको समझने के लिए ये है कि ये आप ले लें, एक बॉडी है हमारे पास। इस बॉडी में मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए, होम्योस्टेसिस के ज़रिए, मेटाबॉलिज्म के ज़रिए क्या हो रहा है? वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो यूज़ हो रही हैं, और जो वेस्ट बच रहा है वो इस बॉडी में जमा होता जा रहा है। तब इस बॉडी को क्या करना है? इसके पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसकी वजह से ये वेस्ट को बाहर आउटर इन्वायरमेंट में इधर यहाँ पे रिलीज कर दे, बाहर निकाल दे। तो इसके पास ये जो वेस्ट को बाहर निकालने वाला, एक्सक्रीट आउट करने वाला जो सिस्टम होगा उसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहेंगे। और ये जो प्रोसेस है, इसको निकालने में जो प्रोसेस है उसके हम एक्सक्रीशन का नाम देते हैं। अब देखें, एक्सक्रीशन में को हमने समझ लिया, उम्मीद है समझ आ गई होगी। एक्सक्रीशन में कितने पार्ट्स, ऑर्गन्स इन्वॉल्व है। अब एक्सक्रीशन में हम सिर्फ किडनी को देखते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे ऑर्गन हैं जो कि इन्वॉल्व है। लंग्स को देख लें, लंग्स भी एक्सक्रीशन करते हैं। अब देखते हैं कि लंग्स कैसे एक्सक्रीशन करते हैं। दोस्तों, हम जब ब्रीदिंग करते हैं, इनहेलेशन के दौरान हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं, और उसी दौरान हमारे जो लंग्स हैं उसमें ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड आके लंग्स में जमा हो जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट होता है। अगर वो वहाँ पे इकामुलेट होना शुरू हो जाए तो उससे वो डेंजरस लेवल तक अगर इकामुलेट होना शुरू हो जाए तो उससे पेचीदगियाँ होती हैं, बहुत सारी जो डिजीज़ हैं वो डिसऑर्डर की तरफ काम चला जाएगा। अब लंग्स क्या करते हैं? उस कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करते हैं, यानी कि लंग्स भी ऑर्गन है जो कि एक्सक्रीशन कर रहे हैं। लिवर का हमने पढ़ा था, ये लिवर डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अल्कोहल के ज़रिए, ड्रग्स के ज़रिए जो टॉक्सिक हमारे ब्लड में शामिल हो जाए, लिवर उस टॉक्सिक को रिमूव करता है, इसकी ब्लड की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। तो लिवर भी क्या कर रहा है? वेस्ट को, टॉक्सिक को वेस्ट समझ ले, उस वेस्ट को लिवर रिमूव कर रहा है ब्लड से। तो लिवर का भी काम है किसमें? एक्सक्रीशन में क्या करता है? डिटॉक्सिफिकेशन करता है। इसी तरह दोस्तों, हमारा ये जो स्किन है, इस स्किन में होते हैं स्वेट ग्लैंड, यानी वो ग्लैंड जो कि पसीना खारिज करते हैं। हम गर्मियों में देखें तो हमारे इस स्किन से इन स्किन में जो पोर्स मौजूद हैं वहाँ पे स्वेट ग्लैंड मौजूद है। उस स्वेट ग्लैंड से क्या निकल रहा होता है? पसीना निकल रहा होता है। तो उस पसीने में भी ज़्यादातर जो है एक्सक्रीशन हो रही होती है वेस्ट की। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे स्वेट ग्लैंड को भी एज अ एक्सक्रीटरी ग्लैंड लेके देते हैं। अब जो फोर्थ ऑर्गन है जिस पे आप हमने तफसील से बात करनी है वो है हमारी किडनीज, जो कि यूरिन फॉर्मेशन करती हैं और ब्लड की फिल्ट्रेशन करती हैं। क्या कर रही है? यूरिन फॉर्मेशन और ब्लड की फिल्ट्रेशन कर रही है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड और यूरिन फॉर्मेशन कर रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं थोड़ा बॉडी बना के इसकी लोकेशन को, इसकी स्ट्रक्चर को। अब हमारा फोकस किडनीज पे रहेगा। हमारे जिसमें पेयर ऑफ किडनी है, ये बॉडी का राइट, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पे क्या है? पेयर ऑफ किडनी मौजूद है। किडनी यहाँ पे डायफ्राम मौजूद है। डायफ्राम का मैंने आपको कहा, इसके ऊपर लंग्स, हार्ट, और इसके नीचे यहाँ पे लिवर का हमने बताया था। लिवर के साथ साथ हमारी किडनीज मौजूद है। किडनी क्या है? एक लोबिया के बीज की शक्ल का, जिस तरह लोबिया का बीज होता है उसी तरह इसकी शक्ल होती है किडनीज की।
अब देखें, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। अब इनमें ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है? ब्लड आ रहा है। ब्लड इन भी हो रहा है किडनीज में और आउट भी हो रहा है। कौन कौन से प्रोसेस हैं? कौन कौन से प्रोसेस हैं? ब्लड इन भी हो रहा है, आउट भी हो रहा है किडनी से। अब किडनी में ब्लड इन और आउट क्यों हो रहा है? क्योंकि किडनी ने इस ब्लड को फिल्टर करना है। इस ब्लड में जो यूरिन है, जो साल्ट है, जो एक्स्ट्रा वाटर है, उसको किडनी फिल्टर करेगा इस ब्लड को, और जो वेस्ट है उनको निकालेगा जब वेस्ट को, तो किडनी से दो किस्म, हर किडनी से एक नाली निकलती है। वो नाली जाके एक नाशपाती जिस तरह फल होता है उसी टाइप का एक हमारे पास आगे एक और स्ट्रक्चर है, वहां पे जाके गिरता है। अब इन किडनी से जो नालियां निकल रही हैं उनको हम नाम देते हैं यूरेटर्स का। यूरेटर्स क्या करती हैं? जो वेस्ट हैं उसको किडनी से लेके इस स्ट्रक्चर में लाती हैं। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं यूरिनरी ब्लैडर का। यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या है? फंक्शन इसका है स्टोरेज ऑफ यूराइन। देखिए, ये स्टोरेज ऑफ यूराइन तकरीबन 1 लीटर तक ये यूराइन को स्टोर करते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1 लीटर तक ये यूराइन को स्टोर कर सकता है। अगर ये ना होता, स्टोरेज ऑफ यूराइन लाजमी है, क्योंकि हमें यूराइन को स्टोर करना है। जब हमें इसकी हाजत महसूस होगी तो हम इसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे। यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर ने क्या किया? स्टोर किया यूरिन को। कैपेसिटी इसकी कितनी थी? 1 लीटर तक थी। अब यूरिनरी ब्लैडर से आगे जो स्ट्रक्चर निकल रहा है उसका नाम है यूरेथ्रा। उसका नाम है यूरेथ्रा। अब ये यूरेथ्रा थोड़ा डिफरेंट है। मेल्स के अंदर भी डिफरेंस इसमें पाया जाता है, फीमेल के अंदर भी डिफरेंस पाया जाता है। अब फीमेल के अंदर अगर हम यूरेथ्रा देखें तो इसकी जो लंबाई है वो कम है, 2 से 3। इसकी लंबाई तकरीबन बहुत कम है मेल की निस्बत, और ये इन फ्रंट ऑफ दी वेजिनल जो अपर्चर है वहाँ उसके साथ साथ खुलता है। और मेल में इसकी लंबाई ज़्यादा होती है, तकरीबन 20 सेंटीमीटर तक, और ये फीमेल में 2 से 3 सेंटीमीटर और मेल में 20 सेंटीमीटर। और मेल में ये कहाँ पे? जो पिनिस के साथ ही खुलता है, वहाँ से ये यूरिन को एक्सक्रीट आउट कर देता है, बॉडी से बाहर निकाल देता है। अब दोस्तों क्या करना है? हमने यहाँ पे इस किडनी के स्ट्रक्चर को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए इसका हम दोबारा से स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखें, किडनी में हमने किडनी के स्ट्रक्चर, किडनी को डाइसेक्ट किया, इसकी डाइसेक्शन की, इसको काटा, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा था उसे काट दिया। हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या मौजूद है। अब इसके अंदर क्या मौजूद है? एक तो ये कि ब्लड की जो नालियाँ, यहाँ पे ब्लड वेजल जा रही हैं, वो हैं, वो कहाँ कहाँ तक जाती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें पैरामिड्स मौजूद हैं, कुछ नहीं, बहुत सारे पैरामिड्स मौजूद हैं। इस तरह पैरामिड्स बनाएंगे दोस्तों। हर एक को इसी तरह मज़ीद भी आप इसे खूबसूरत बना सकते हैं। इन पैरामिड्स ये क्या करते हैं? पैरामिड्स ये ब्लड को फिल्टर करते हैं, फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और इनमें से जो नालियाँ निकलती हैं वो कुछ इस तरह से होंगी, इस तरह से पहले मिली हुई, फिर ये आया। अब ये जो नाली बनी है अभी, ये है यूरेटर। देखिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर मौजूद हैं। इन स्ट्रक्चर को फिल्टर जहाँ पे हो रही है उस स्ट्रक्चर को हम नेफ्रॉन का नाम देते हैं। तकरीबन एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन मौजूद है। हर नेफ्रॉन के पास अपना एक फ़िल्टर है, वो हर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो नेफ्रॉन को क्या हम कह सकते हैं कि बेसिक यूनिट है किडनी का,
जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है फिल्ट्रेशन का, जो ब्लड को फिल्टर करके उसमें से वेस्ट निकाल के यहाँ पे पहले इस जगह पे वेस्ट को पहुँचाया जाता है। ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, इसने ब्लड फिल्टर किया, वेस्ट को यहाँ पे डाला, इसने फिल्टर किया, वेस्ट यहाँ पे आया, वहाँ यहाँ पे आया, हर एक से वेस्ट यहाँ पे पहुँच रहा है। इस जगह को हम पेल्विस का नाम देते हैं, पेल्विस। ये जो बाहर की मेम्ब्रेन है इसकी जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, इसको हम पेरिटोनियम मेम्ब्रेन कहते हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन ये क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है हमारी किडनीज को। और इसके प्रोटेक्शन के लिए मज़ीद जो हमारी रिब केज है ना, जो लास्ट वाली हमारी 2 रिब्स हैं, वो भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है इन किडनीज को। रिब केज में जो लास्ट वाली 2 रिब्स हैं वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं किडनीज को, और पेरिटोनियम कैविटी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है किडनी को। अब जब हमने इसको डाइसेक्ट किया, इसके 2 हिस्से बने, एक तो आउटर पार्ट है, दूसरा है इनर पार्ट। आउटर पार्ट जो बाहर वाला हिस्सा है उसको हम कार्टेक्स बोलते हैं, जो इसका इनर वाला हिस्सा है उसको हम मेडुला का नाम देते हैं। मेडुला, कार्टेक्स और मेडुला। मज़ीद हमने नेफ्रॉन को देखना है कि नेफ्रॉन अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा। हम कह रहे हैं कि नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का, तो नेफ्रॉन को हमने देखना है डिटेल में। नेफ्रॉन किस तरह ब्लड को फिल्टर कर रहा है, नेफ्रॉन को देखने के लिए यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए होगा, हमें ये चीज़ें रेस करनी होगी। रेस करने से पहले अगर हम इनको थोड़ा एक नज़र देख लें कि हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है उसमें हमारे पास पेयर ऑफ किडनीज मौजूद है, राइट साइड और लेफ्ट साइड। जो लेफ्ट साइड वाला किडनी होता है वो थोड़ा राइट वाले किडनी से ऊपर होता है, यानी कि थोड़ा उसकी पोजीशन या लोकेशन जो है वो राइट वाले से ऊपर होती है। अब किडनीज ने वे ब्लड को फिल्टर किया, वेस्ट को इकट्ठा किया पेल्विस के अंदर, पेल्विस में से ब्लड को किधर डाल दिया, यूरेटर के अंदर, इस नाली के अंदर। हर किडनी से एक एक नाली निकलती है और वो नालियाँ कहाँ पे जाके गिरती हैं, एक स्ट्रक्चर है जिसे यूरिनरी ब्लैडर कह रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, उस वेस्ट को, उस यूरिन को स्टोर करता है। इसकी कैपेसिटी 1 लीटर तक स्टोरेज की बनती है। उसके बाद यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा का हमने फीमेल में बताया, मेल में बताया कि उसकी लंबाई में भी फ़र्क है, उसके ओपनिंग में भी फ़र्क है। अब हमने मज़ीद जब इसकी डाइसेक्शन की तो डाइसेक्शन से हमें क्या मिला, हमें ऐसे लगा कि किडनीज की जो 2 पार्ट्स हैं, एक इनर पार्ट है, दूसरा आउटर पार्ट है। आउटर पार्ट को हमने कार्टेक्स का नाम दिया, इनर पार्ट को हमने मेडुला का नाम दिया। अब जो मेम्ब्रेन किडनी को प्रोटेक्शन ऑफ किडनी की जब बात आती है तो हम 2 चीज़ों का तस्करा करते हैं। एक तो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरी जो हमारी रिब केज की लास्ट 2 रिब्स हैं वो भी किडनी को प्रोटेक्ट कर रही है। अब क्या है, नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन करके। ये सारा कुछ हमने देख लिया। अब हमने डिटेल में देखना है नेफ्रॉन का फंक्शन। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी देखेंगे, नेफ्रॉन का फंक्शन भी देखेंगे। उम्मीद है ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, जितना सिंपल हो सकता था मैंने इसको समझाने की कोशिश की। अब हम चलते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की तरफ। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखो दोस्तों, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ऐसे करके एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाना है, कप लाइक स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ज़्यादातर जो बुनियादी पार्ट्स हैं वो 4 किस्म की हैं। 4 पार्ट्स हैं इसमें। कितनी है, 4 पार्ट्स। सबसे पहले एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। इस पार्ट को हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल, इस पार्ट को हम क्या नाम देते हैं, बोमेन कैप्सूल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये है कप लाइक। कप लाइक, अब कप लाइक कैसे, हम तो देख रहे हैं कि इस तरह हमने बनाया हुआ है, ये इस तरह भी बन सकता है। इस तरह करें तो हमें बिल्कुल एक कप लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है, इस तरह से। लेकिन इस तरह बनाए या उस तरह बनाए, मैं इस तरीके से बनाने लगा हूँ, इस तरीके से भी बना सकते हैं। समझना ये था कि एक कप लाइक स्ट्रक्चर है। अब इस बोमेन कैप्सूल के बाद जहाँ पे क्या होती हैं, बलदार नालियाँ होती हैं, इन्हें बोलते हैं हम कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये कौन सी ट्यूब्यूल्स हैं, प्रॉक्सिमल। नंबर 2 पे हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर था वो उसे हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल PROXIMAL, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है।
इसके बाद हमारे पास ऐसे प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आएंगे, नीचे यू शेप स्ट्रक्चर बनाएंगी इस तरह यू शेप स्ट्रक्चर, ये भी इसी तरह आया यू शेप स्ट्रक्चर बना। इस यू शेप स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं, ये तीसरा पार्ट अब जा रहा है। नेफ्रॉन को हम देख रहे हैं, नेफ्रॉन का पहला पार्ट था काप लाइक स्ट्रक्चर जिसे हमने बोमन कैप्सूल का नाम दिया। दूसरा पार्ट बालदार नालियाँ थी, फर्स्ट बालदार नाली जो थी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का नाम इसे हम दे रहे हैं। तीसरे पार्ट में हमने यू शेप स्ट्रक्चर बनाया, उसको हम नाम दे रहे हैं लूप ऑफ हैनले, लूप ऑफ हैनले, HENL, लूप ऑफ हैनले। लूप ऑफ हैनले के बाद मज़ीद ये नाली जो है यहाँ पे बल खाती है, बल खाती है। ये भी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, वो ये प्रॉक्सिमल था, फर्स्ट पार्ट था। अब इसको हम नाम देते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो फोर्थ में क्या हो रहा है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूब्यूल अब कहाँ पे जाके गिरेंगी जनाब, एक यहाँ पे बहुत सारा डक्ट है जो ट्यूब्यूल्स में वेस्ट आ रहा है उसको क्या करेगा, कलेक्ट कर लेगा। तो इसलिए हम इस डक्ट को नाम देते हैं कलेक्टिंग डक्ट का, कलेक्टिंग डक्ट का। अब इसमें से मैंने ये ब्रांचेस क्यों बनाई, इस डक्ट के साथ बहुत सारी नेफ्रॉन्स मुंसलिक हैं। इसी तरह का स्ट्रक्चर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। जो वेस्ट आएगा वो सारा इस कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, कलेक्टिंग डक्ट मजीद उसे आगे लेके जाएगा। अब देखना है फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होता है। बात यह है कि इसको हमने बोमिन कैप्सूल का नाम दिया, तरतीब से मैंने लिखे हुए हैं बोमिन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हैनले और लूप। अब हमने इसमें क्या करना है, ब्लड वेजल्स आ रही हैं इसके अंदर, ब्लड वेजल जहाँ पे इसने कैपिलरीज का एक गुच्छा बना, इस ब्लड वेजल्स को ये जो जहाँ पे कैपिलरीज का गुच्छा बन रहा है इसको हमने नाम दिया, इसको इसका नाम है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, ग्लोमेरुलस। देखिए जैसे हम देखते हैं कि एक सीधी नाली होती है, अगर उसमें पानी जा रहा हो, जो पानी जाएगा वो बिल्कुल आसानी के साथ उस नाली से गुजर जाएगा। जब ये सीधी नाली है, इसमें पानी जा रहा है, आसानी से गुजर जाएगा। इस पानी को अगर मैं ऐसे, इस नाली को अगर मैं ऐसे बालदार बना दूं तो पानी का जो प्रेशर है वो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो इसी तरह ब्लड आ रहा है इनमें से, इनमें प्रेशर का कोई इशू नहीं है। यहाँ पे कैपिलरीज का एक गुच्छा बन गया तो प्रेशर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस प्रेशर की वजह से जो कैपिलरीज का मेम्ब्रेन है वहाँ से जो वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। प्रेशर की वजह से वेस्ट किधर बाहर निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। बोमिन कैप्सूल के अंदर वेस्ट आ गया, बोमिन कैप्सूल के अंदर प्रेशर की वजह से वेस्ट निकला, ग्लोमेरुलस से बोमिन कैप्सूल में आया। बोमिन कैप्सूल में से अब आगे इसने जाना है जो हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स थी, ये इसी तरह मज़ीद ये जो हैं इनको भी इसी तरह से इन्होंने घेरा हुआ है, इन कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स को, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। वजह बताते हैं क्यों ऐसे है। देखो दोस्तों, जैसी जितनी छोटी छोटी मॉलिक्यूल्स थी वो सारी निकल गई। अब इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स भी हैं। फ़र्ज करें हमारे पास इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स में प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में बता रहा हूँ, आइंस आती हैं। नंबर 2 अमाइनो एसिड और इसके साथ साथ तीसरे नंबर पे शुगर। इनके मॉलिक्यूल भी इस ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो अमाइनो एसिड, आयंस, शुगर ये भी यहाँ से क्या करेंगे, ब्लड से निकल के बोमिन कैप्सूल, बोमिन कैप्सूल से फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होगी इनकी। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब दोबारा से वो ब्लड में शामिल हो जाएंगे, ब्लड जो है दोबारा से अब्जॉर्ब करेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे,
रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। रीअब्जॉर्प्शन किन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है? इन चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन आयंस की हो रही है, अमीनो एसिड की हो रही है, शुगर की हो रही है। कहाँ पे हो रही है? दोबारा से ब्लड वेजल्स में हो रही है, क्योंकि ये अहम चीज़ें थी, ये यूजेबल हैं, इनको दोबारा ब्लड में ज़रूरत है। ब्लड इनको फिर सेल के पास लेके जाएगा, सेल इनको यूटिलाइज करेगा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ये लूप ऑफ हेनले। इसी तरह दोस्तों देखो, यहाँ से ऐसे ऐसे, वहाँ से, यहाँ से ये जो फर्स्ट हमारे पास ट्यूब्यूल था, इसमें आयंस, अमीनो एसिड, शुगर दोबारा रीअब्जॉर्ब हो गए। जो बाकी वेस्ट बचा वो किधर चला गया? लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले में क्या है? इनकी जो ये नीचे आ रही है, यहाँ से वेस्ट नीचे आ रहा है, तो ये डिसेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब बनेगा। लिम्ब बनेगा किसका? लूप ऑफ हेनले का। डिसेंडिंग लिम्ब में दोस्तों, डिसेंडिंग जो पार्ट है वहां से बाहर निकल रहा है हमारे पास H2O, यानी कि जो वाटर, एक्सेसिव वाटर था, जितना हमारे ब्लड में ज़रूरत है, हमारे टिश्यूज को ज़रूरत है, 70% जो ब्लड मौजूद था, इस 70% जो सोल्यूट और वाटर मौजूद था इस ब्लड वेजल के अंदर, वो इस फिल्ट्रेशन के दौरान निकला। अब 70% तो हम वेस्ट नहीं कर सकते, हमें वाटर चाहिए, हमें सोल्यूट्स चाहिए। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले का जो पोर्शन है, यहाँ से वाटर दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, अपटेक करेंगे इसको ब्लड वेजल्स। अब ब्लड वेजल्स इसी तरह ऐसे ही जाएंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया? फिर चार्ट बनाया। अब देखें, यहाँ पे नीचे आ रहा था लूप ऑफ हेनले, अब यहाँ पे वेस्ट ऊपर जा रहा है लूप ऑफ हेनले से। नीचे जब आ रहा था तो इससे वाटर रीअब्जॉर्ब हो रहा था, अब जब ये ऊपर जा रहा है तो इस पार्ट से साल्ट NaCl ये निकलेगा, साल्ट निकलेगा, इस पार्ट से साल्ट निकलेगा। जो असेंडिंग है ASCENDING, जो असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ से साल्ट निकल रहा है। जो डिसेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, वहाँ से वाटर निकल रहा है। अब जनाब पहुँच गया यहाँ पे क्या पहुँच गया? ये था डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। यहाँ पे भी ब्लड का जो जाल है, कैपिलरीज मौजूद है। यहाँ पे क्या किया जाता है? जो अब प्योर यूरिन वेस्ट बच गया, उस वेस्ट को कलेक्टिंग डक्ट में डालना है, तो इसके पीएच को मेंटेन किया जाता है किधर? डिस्टल ट्यूब्यूल्स में। पीएच को मेंटेन किया जाता है, यूरिन की पीएच को मेंटेन किया जाता है। पीएच साल्ट भी हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ से मैं आप लोगों को कुछ किडनी की जो मज़ीद फंक्शन है, वाटर रीअब्जॉर्ब हुआ, वाटर एक्सक्रीट भी हुआ, जितना वाटर में वापस चाहिए था रीअब्जॉर्ब कर लिया डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले के जो डिसेंडिंग पार्ट है उसने। तो क्या है? ब्लड के अंदर वाटर और ब्लड का बैलेंस हो रहा है। वाटर और ब्लड की बैलेंसिंग हो रही है। जो एक्सेसिव वाटर था उसको भेज दिया गया बाहर, जो वापस रिक्वायर थी उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया गया। जो NaCl है, यहाँ पे पीएच की मेंटेनेंस हो रही है, पीएच की भी मेंटेनेंस होती है, मेंटेनेंस। और इसी के साथ साथ जो तीसरे नंबर पे है वो साल्ट, यानी एसिड बेस मेंटेनेंस भी कर रहा है। हमारी जो किडनी है वो एसिड बेस मेंटेनेंस भी कर रहा है, और साल्ट के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रख रहा है। साल्ट के कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रख रहा है। साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन रख रहा है हमारी किडनी, जो हमारे किडनीज है। इसके फंक्शन को हमने एक बार देख लिया। अब जो हमारे पास यूरिन था वहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट में आ गया। कलेक्टिंग डक्ट, इधर से जो नेफ्रॉन था उसने भी भेजा वेस्ट को कलेक्टिंग डक्ट में, इधर से जो नेफ्रॉन थे इधर सब ने कलेक्टिंग डक्ट में। जो कलेक्टिंग डक्ट आगे लेके जाएगा, आगे फिर ये यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। दोबारा देखते हैं इस
नेफ्रॉन को मैंने कहा पार्ट सबसे पहले बताया कि कप लाइक जो स्ट्रक्चर था उसको हम बोमन कैप्सूल कह रहे थे। कप लाइक स्ट्रक्चर है, उस कप लाइक स्ट्रक्चर में कैपिलरीज का एक जाल है, गुच्छा है, उसको हमने ग्लोमेरुलस का नाम दिया था। इस कैपिलरीज के जाल में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो ग्लोमेरुलस यानी कि ब्लड के अंदर जो वेस्ट मौजूद है वो वहाँ से निकल के ब्लड प्रेशर की वजह बोमन कैप्सूल में आ जाएगा। बोमन कैप्सूल से आगे ये ट्यूब्यूल्स हैं जिन्हें प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कह रहे हैं। इस ट्यूब्यूल का अलग से फंक्शन है, ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। अब इस ब्लड में जब यहाँ से वेस्ट निकले तो उनके साथ साथ यूजेबल आयंस, अमीनो एसिड और शुगर ये भी साथ साथ चली गई। अब ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं इनको रीअब्जॉर्ब करेगा, किसको, आयंस को, अमीनो एसिड को, शुगर को। यहाँ से जो वेस्ट बचेगा वो वापस किधर, यू शेप स्ट्रक्चर जिसे हम लूप ऑफ हेनले का नाम दे रहे हैं वहाँ पे चला जाएगा। इसकी एक लिम्ब जो है, एक पार्ट जो है वहाँ से चीज़ें नीचे आ रही हैं और दूसरी पार्ट से चीज़ें यानी कि वेस्ट ऊपर जा रहा है। नीचे वाले का फंक्शन अलग है, ऊपर वाले का फंक्शन अलग है। जो पार्ट नीचे आ रहा है वहाँ से जो है हम हमारे जो वाटर है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट तो हम नहीं कर सकते। 70% यहाँ पे निकाला गया इस ब्लड प्रेशर की वजह से, तो 70% तो हम एक्सक्रीट नहीं कर सकते, हमारे बॉडी में ब्लड की कमी हो जाएगी। तो दोबारा से ये वेजल्स में ब्लड को रीअब्जॉर्ब किया जाता है, किसमें, डिसेंडिंग पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले का। अब असेंडिंग पार्ट में जो साल्ट है यानी कि NaCl है, इसको दोबारा रीअब्जॉर्ब किया जाता है। इस तरह साल्ट की कंसनट्रेशन भी बैलेंस हो रही है, वाटर की कंसंट्रेशन भी बैलेंस हो रही है। अब जो हमारे पास बचता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, लूप ऑफ हेनले से जो वेस्ट था वो पास आउट हो गया, डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आ गया। डिस्टल ट्यूब्यूल्स का फंक्शन ये है कि यहाँ पे जो यूरेन आ रहा है उसकी पीएच को मेंटेन किया जा रहा है। एसिड बेस पीएच मेंटेनेंस, यहाँ पे एसिड बेस की मेंटेनेंस हो रही है। जो बाद में वेस्ट बचता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है। कलेक्टिंग डक्ट वेस्ट को लेके ये किडनी से, फिर हर किडनी से यहाँ से ये किडनी यहाँ से क्या निकल रहा है, यूरेटर्स किधर जा रहे हैं, हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में। किडनी यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है इन्होंने क्या किया, वेस्ट को भेजा यूरेटर्स के अंदर। हर किडनी से अपना यूरेटर निकलता है, यूरेटर ने वेस्ट किधर डाला, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, यूरिन को स्टोर करेगा। तकरीबन 1 लीटर इसकी कैपेसिटी है स्टोर करने की यूरिन को। उसके बाद यूरेथ्रा आ जाता है। फीमेल और मेल में यूरेथ्रा की लंबाई में फ़र्क है, वहाँ उसके ओपनिंग में भी फ़र्क है। तो इसी तरह जो वेस्ट है वो हमारे जिस्म से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकला जाता है। ये था हमारा आज का जो टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आए हो कि मैंने बेहतरीन और सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है और इसको पिक करना आप लोगों का काम है। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।